चलो क्लास स्टार्ट करते हैं वेक्टर की। अभी तक जो वेक्टर में पढ़ा उससे आगे अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। वेक्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हम्म हमने वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, और अलग अलग जो टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं वो हमने पढ़े। फिर हमने वेक्टर के लिए जो अलग अलग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लॉज होते हैं उनको भी हमने पढ़ा, है ना। ठीक है, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और हमने लास्ट क्लास में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक जो एक्सप्रेशन आया हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, कि दो वेक्टर अगर मान लो ए और बी किसी ट्राइंगल का पार्ट हो तो उस केस में उनका जो रिजल्टेंट का एक्सप्रेशन है वो क्या आता है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है। ठीक है, और रिजल्टेंट किस एंगल पे जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आती है, ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ जाता है। प्लस अगर रिजल्टेंट बी से कोई एंगल बना रहा है बीटा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा आ जाती है। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के केस में अगर रिजल्टेंट की वैल्यू अपन देखें तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाती है उस केस में, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा आ जाती है। फिर हम अलग अलग केसेस देख रहे थे इसमें कि रिजल्टेंट और डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री पे हो तो क्या होगा, है ना। ये सब अपन ने देखा। ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने देखे। अगर कोई ये देखा कि अगर अलग अलग केसेस में कि ए और बी बराबर हो, है ना। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। देखो लास्ट क्लास में कुछ अपन इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख रहे थे कि वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो ऐसे केस में वेक्टर एडिशन में ए बराबर अपन बी रख देंगे तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आता है। देखो पहले तो लिया कि थीटा जीरो, अगर थीटा जीरो तो एडिशन में डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन में डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जो एंगल बनाएगा वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स बी बाई ए आ जाएगा। उसका एक एग्जाम्पल भी हमने किया। फिर हम ले रहे हैं कि अगर वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, बराबर हो, ए और बी बराबर है और ए के बराबर ही लें तो रूट में ए स्क्वायर प्लस 2a कॉस थीटा आया। और फाइनली हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, 2a कॉस थीटा बाई 2 आएगा। और उसमें रिजल्टेंट किस एंगल पे जाएगा, दोनों के बीचों बीच में से थीटा बाई 2 एंगल पे जाएगा। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यही फॉर्मूला कितना आता है, 2a साइन थीटा बाई 2 आ जाता है। और फिर हमने लिया जीरो का केस, 60 डिग्री का केस। 60 डिग्री में दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है, रूट 3a आ जाता है। और 90 डिग्री के केस में रिजल्टेंट कितना आता है, रूट 2a आ जाता है। मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर है, थीटा अगर 60 डिग्री है दोनों के बीच का तो उनका रिजल्टेंट आ जाता है रूट 3a। 90 डिग्री है तो उस केस में रूट 2a। और फिर 120 डिग्री है तो कितना आ जाता है मैग्नीट्यूड, उतना ही आ जाता है जितना किसी एक के बराबर। समझ में आई बात। तो ये चीज हमने यहां तक पढ़ी। अब देखो इसके कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे दोनों 10-10 न्यूटन के 60 डिग्री पे मैंने फोर्सेस लिए तो उनका रिजल्टेंट कितना हो गया, रूट 3a होता है तो 10 रूट 3 हो गया।
और किस एंगल पे जाएगा, बीचों बीच में से जाता है तो 30 डिग्री पे चला जाएगा। फिर 10-10 न्यूटन के दो 90 डिग्री पे लिए तो रिजल्टेंट कितना आया उनका, √2 टाइम्स ऑफ ए होता है, तो 10√2 आया। किस एंगल पे चला जाएगा, 45 डिग्री पे। 120 डिग्री अगर दो ले, 50-50 न्यूटन के फोर्सेज हैं, तो उनका रिजल्टेंट किस एंगल पे जाएगा, 60 डिग्री पे चला जाएगा, है ना। और कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन के ही बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो यहां तक हमने किया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें देखो कुछ सवाल लेते हैं। ये जो हमारे ऑब्जर्वेशंस आए हैं, इन ऑब्जर्वेशंस का यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे अभी हमने देखा, अपन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं 90 के केस में, 60 के केस में, 30 के केस में। मान लो मैं कुछ एक ऐसा सवाल ले लेता हूं कि भाई कुछ वेक्टर्स हैं, दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, और ऐसे केस में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, है ना। क्या है, दो से ज्यादा वेक्टर्स है। मान लो देखो 3 वेक्टर ले लेता हूं मैं, 3 वेक्टर का केस ले लेता हूं। ऐसे 3 वेक्टर है या 3 फोर्सेज हैं जो ऐसे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, इनके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं। ये मान लो 10 न्यूटन है, ये मान लीजिए कोई 30 न्यूटन है, ये कोई 40 न्यूटन है, और इसके सामने ये कोई एक और वेक्टर है, ये है कोई 20 न्यूटन। अब देखो 4 हमारे क्या है यहाँ पर वेक्टर्स लग रहे हैं, 4 वेक्टर्स लग रहे हैं। इन चारों वेक्टर्स का हमें क्या पता लगाना है, रिजल्टेंट पता लगाना है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फाइंड आउट रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। फाइंड आउट रिजल्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन। ये 4 वेक्टर जो लग रहे हैं, इन चारों का जो रिजल्टेंट है वो कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, ये हमें पता लगाना है। अब देखो हम 2 वेक्टर को सॉल्व करना तो जानते हैं, 2 वेक्टर को सॉल्व करना हम क्या जानते ही नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे तो 4 वेक्टर आ गए। 2 वेक्टर के केस में तो आप फॉर्मूला लगा देते ना, √a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन 4 वेक्टर अगर आ गए हैं तो 4 वेक्टर के केस में क्या करें, है ना, कैसे पता लगाएं रिजल्टेंट क्या होगा और कितना होगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए अभी हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे, उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, है ना। कैसे, देखो 30 और 10 दोनों किस एंगल पर है, 180 डिग्री पे ना। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 30 में से 10 गया कितना आ गया, 20 न्यूटन आ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 20 न्यूटन। आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखो ये 40 और ये 20, ये भी किस पे है, 180 पे है, यानी कि इन दोनों का भी जो रिजल्टेंट आएगा वो कोई इस तरफ आ जाएगा, कितना, 20 न्यूटन ही आ जाएगा। यानी कि देखो अब ये दोनों का रिजल्टेंट 20 है तो इन दोनों को भूल सकते हैं, उनका कोई काम नहीं रहा। इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या है, 20 है, उन दोनों को भी अपन भूल सकते हैं। अब देखो ये एंगल जो है 120 डिग्री दिया हुआ है ना। इसका मतलब क्या हो गया, 20 और 20 के दो फोर्स हैं जो किस पे लग रहे हैं, 120 डिग्री पे लग रहे हैं। तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा, उनका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दोनों के बीचों बीच में से आ जाएगा, और नेट हमारा फोर्स ये वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 न्यूटन ही आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 120 डिग्री पर अगर 20-20 न्यूटन के दो वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, उतना ही आता है। तो ये यहां से किस एंगल पे चला जाएगा, 60 डिग्री पे। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल, कि 20 न्यूटन जाएगा और 60 डिग्री पे चला जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से ऐसे सवालों को करते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे और दे देता हूं। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, देखो 4 वेक्टर लिए मैंने। ये 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर,
ये 50 न्यूटन का लग रहा है फोर्स इधर, और ये 30 न्यूटन का लग रहा है इधर। तो बताओ इन दोनों, इन चारों का रिजल्टेंट वगैरह क्या होगा। ये एंगल दे रखा है 60 और ये भी एंगल है 60 डिग्री। कितना? 20√3। किधर से? 30 न्यूटन से 30 डिग्री के एंगल पर। बिल्कुल सही। तो देखो कैसे करना है, यही जो अभी मैंने तरीका बताया। 30 और 10 इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। कितना? 20 न्यूटन आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसको भूल जाओ, खाली इन दोनों को भूल के अब 20 न्यूटन पे बात करेंगे खाली। 50 और 30 इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? ये भी 20 न्यूटन आएगा। किधर? ऊपर की ओर। ये आ गया 20 न्यूटन। अब 20 और 20 दोनों किस पे हैं? 60 डिग्री पे हैं। तो उन दोनों का रिजल्टेंट कहां से गुजरेगा? बीचों बीच में से गुजर जाएगा। तो उसको बीचों बीच में से गुजार देते हैं, है ना। अगर दो इक्वल वेक्टर किस पे हो? 60 डिग्री पे हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है? √3 टाइम्स ऑफ ए आता है। तो कितना हो जाएगा? 20√3 न्यूटन। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा। और किस एंगल पे चला जाएगा? क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हो तो दोनों का रिजल्टेंट किस पे जाता है? बीचों बीच में से। तो 30 डिग्री पे चला जाएगा और कितना हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस तरह के ऐसे सवाल भी हमें ध्यान में रखने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं। अगर मान लीजिए आपको 2 से ज़्यादा वेक्टर दे रखे हो तो उनका रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट और लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट आगे वेक्टर के अंदर हम क्या समझते हैं। हम लेते हैं वेक्टर के अंदर कि अगर कोई वेक्टर दे रखा है तो उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाएं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? उसके टुकड़े। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? टुकड़े, है ना। कोई भी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाएं। क्या मतलब इस बात का? देखो ध्यान से समझना। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दे रखा हो हमें, कोई वेक्टर दे रखा है, लेट्स सपोज ये कोई वेक्टर दे रखा है ना। ये वेक्टर यहां पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई थीटा एंगल बना रहा है। अभी हमने देखो क्या देखा कि कोई दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों किसी एंगल पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमने पता लगाना सीखा। अब रिजल्टेंट को वापस उसके कंपोनेंट में तोड़े। जैसे अभी हमने क्या देखा कि दो वेक्टर ए और बी है, तो उनका रिजल्टेंट कितना होता है? √a²+b²+2ab cos थीटा होता है। अब ऐसे ही अगर हमें रिजल्टेंट दे रखा हो और वापस ए और बी निकालना हो, तो इस रिवर्स प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कि भाई जो रिजल्टेंट आया है वो किस किस से मिलके बना हुआ है। जो रिजल्टेंट आया वो किस किस से मिलके बना हुआ है, वो निकालना। इससे निकालने वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है। तो अपन क्या निकालने वाले? कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालते हैं। देखो कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। कंपोनेंट्स होते हैं क्या? पहली बात तो कि किसी डायरेक्शन में या किसी कोई भी वेक्टर जो बना है वो किस किस से मिलके बना है, वो किसी डायरेक्शन में उसके पार्ट्स कितने होंगे, उसे निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स बोलते हैं, है ना। क्या निकालना है हमें? कि कोई भी वेक्टर जो है वो कितने पार्ट से मिलके बना हुआ है ना। तो यहां पे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर क्या हो जाता है? फाइंडिंग पार्ट्स और या फिर पार्ट्स
ऑफ ए वेक्टर इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में उस वेक्टर के कितने पार्ट्स मौजूद हैं उसे निकालने वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम केवल 90 डिग्री वाले कंपोनेंट्स ही देखेंगे। वैसे तो हम किसी भी डायरेक्शन में दे सकते हैं, लेकिन हम क्या देखने वाले हैं कि कोई भी वेक्टर जो है, मान लो ये वेक्टर ए दे रखा है और यहां से एक्स एक्सिस से ये कोई थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें क्या देखना है कि x और y एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे। हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एंड y एक्सिस, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स अलोंग x एंड y एक्सिस। तो कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर अलोंग x एंड y एक्सिस, किसी भी वेक्टर के x और y एक्सिस, क्योंकि x और y एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं ना, तो हम 90 डिग्री की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स होंगे वो कितने कितने होंगे ये पता लगाना चाहते हैं। पता लगाए, वेक्टर a है कोई थीटा एंगल पर, तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पर इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं। एक ट्राइंगल जैसे बना लूं, इस ट्राइंगल में ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, है ना। अब देखो ये वेक्टर कोई a है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए कोई a है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, a हो गया। अब देखो ये लेंथ अगर अपन को पता लगानी है, हमें अगर मान लो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, तो हमें ये लेंथ अगर पता लग जाए, है ना, मान लो x डायरेक्शन के कंपोनेंट को मैं ax बोल देता हूं और y डायरेक्शन के कंपोनेंट को मैं ay बोल देता हूं, ये ay है, या फिर ये जो होगा इधर वाला पार्ट ये भी क्या हो जाएगा ay, इधर वाला ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा ay। तो हमें क्या निकालना है, ax एंड ay पता लगाना है। अब देखो ax और ay को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं ना। तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा ax अपॉन में a, यानी कि यहां से हमारे पास ax की वैल्यू क्या आ रही है, a कॉस थीटा आ रही है, नहीं आ रही। तो हमारे पास जो x डायरेक्शन का कंपोनेंट है किसी भी वेक्टर का, वो तो कितना हो जाएगा, a cos थीटा हो जाएगा। और इसी तरह से y डायरेक्शन का कंपोनेंट निकालना, देखो ये ay है तो ये भी ay होगा, तो y डायरेक्शन का निकालने के लिए हम लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ay डिवाइडेड बाय a, तो ये कितना हो जाएगा, ay की वैल्यू हो जाएगी a साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ay अपॉन a, तो ay की वैल्यू क्या हो गई, a टाइम्स साइन थीटा हो गई। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमारे देखो x और y डायरेक्शन के कंपोनेंट्स आ गए। क्लियर है ये चीज, है ना। तो देखो थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट तो cos होगा और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, साइन होगा। थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, cos कंपोनेंट होता है, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। समझ में आई बात, ये क्लियर है ना। तो कंपोनेंट अलोंग, तो ये बात ऐसे नोट भी कर लेना, कंपोनेंट अलोंग थीटा इज cos and opposite to it is sin, opposite to it is sin। थीटा के अलोंग, थीटा की डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है वो तो होगा cos, और थीटा के अपोजिट वाला क्या होगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। थीटा की डायरेक्शन में तो cos कंपोनेंट, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, साइन कंपोनेंट हो जाएगा। समझ में आई बात, ये पॉइंट नोट कर लीजिए।
ठीक है, नोट कर लिया। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेते हैं कि एक कोई फोर्स ले लिया, मान लो फोर्स है कोई 100 न्यूटन। कितना है? 100 न्यूटन का फोर्स है, और इसके कंपोनेंट निकालने हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो ये एंगल जो है हमें दे रखा है 60 डिग्री। क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो 100 न्यूटन के एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होंगे? ये एक्स डायरेक्शन मान लीजिए और ये वाई डायरेक्शन है। तो एक्स और वाई के अलोंग कंपोनेंट क्या होंगे 100 न्यूटन के? बताओ क्या हो जाएंगे? थीटा की डायरेक्शन में क्या रहता है? कॉस, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन वाला साइन। तो इधर वाला कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 100 कॉस 60 डिग्री। 100 कॉस 60 डिग्री कितना हो गया? 100 इंटू कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा थीटा की डायरेक्शन वाला। और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन वाला कितना हो जाएगा? 100 साइन 60। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू √3/2। तो कितना हो जाएगा? 50 √3 न्यूटन। समझ में आया बात? ऐसे करते हैं, ठीक है। तो थीटा की डायरेक्शन में तो कॉस, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में साइन हो जाएगा। ओके, और देखो एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल ना करके मैं क्या लेता हूं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेट, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी इंक्लाइंड प्लेन पर ग्रेविटेशन फोर्स के कंपोनेंट्स अपन देखना चाहते हैं। सबसे पहली बात तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? क्या है ग्रेविटेशन फोर्स? देखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, एफ जो होता है, एफ जी से भी इसको डिनोट करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, कोई भी ब्लॉक है अगर, क्या है? कोई भी ब्लॉक है जो क्या है? एम मास है। मान लीजिए कोई ब्लॉक है जिसका मास है एम, तो अर्थ जो होती है उसको क्या करती है? नीचे की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और ये जब अट्रैक्ट करती है तो हमेशा किस फोर्स से करती है? इसका मास एम है तो यहाँ पे mg फोर्स से क्या करती है? हमेशा अट्रैक्ट करती है। किसी भी ब्लॉक को अर्थ अपनी ओर कितने फोर्स से? mg फोर्स से अट्रैक्ट करती है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। जहां पे m जो है उसका क्या हो जाता है? मास हो जाता है ऑब्जेक्ट का, और g होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या होता है ये? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास ले सकते हैं लगभग। और वैसे एग्जैक्टली ये होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वैसे अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है, पर एग्जैक्टली देखना है तो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स होता है mg, हमेशा ध्यान रखें। अब देखो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो उसके ग्रेविटेशन फोर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे वो हमें देखना है। जैसे लेट सपोज ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्या है? कोई इंक्लाइंड प्लेन ले लिया हमने। इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम रखना चाहते हैं कोई ब्लॉक। हम रखते हैं मान लीजिए कोई ब्लॉक, ये कोई ब्लॉक रखा, रख दिया।
ये कोई ब्लॉक रखा हमने, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m, और ये एंगल क्या है यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का, थीटा। क्या है यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन का ये एंगल, थीटा है। ये वाला एंगल थीटा है, ये इंक्लाइन प्लेन है। अब देखो इस ब्लॉक पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, है ना। क्या लगेगा नीचे की ओर, कितना लगेगा, mg लगेगा। नीचे की ओर कितना लगेगा इस पे ग्रेविटेशन फोर्स, mg। हम ये देखना चाहते हैं कि इस इंक्लाइन प्लेन पे लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका इंक्लाइन के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट होगा। हम इस mg के कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। एक तो इंक्लाइंड के अलोंग, कि इंक्लाइंड के अलोंग ग्रेविटी कितना लग रहा है और इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये एंगल थीटा है, मैं इस mg वाली लाइन को आगे बढ़ाऊं तो देखो ये एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा। ये एंगल 90 हो जाएगा ना। ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल देखो क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये 90 है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा बताओ। ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा। अब देखो ये जो टोटल एंगल है ये वाला, यहां से लेके यहां तक का, ये एंगल टोटल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर मुझे इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो इस 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो 90 में से 90 माइनस थीटा जाता है तो क्या बच जाता है, क्या वापस थीटा नहीं बच जाएगा। जब मैं 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, 90 माइनस थीटा, तो माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो क्या बच जाएगा, थीटा ही बच जाएगा ना। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है, थीटा है या नहीं है, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब देखो ये है mg, ये क्या है mg, ये है थीटा। तो थीटा के अलोंग अगर कंपोनेंट देखना है, थीटा के अलोंग अगर कंपोनेंट देखना है तो वो तो कितना हो जाएगा, mg cos थीटा। और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन वाला ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंपोनेंट, कि अगर मान लो थीटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखना है तब तो mg का कंपोनेंट क्या आएगा, mg sin थीटा आएगा। और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना है तो कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos थीटा आएगा। समझ में आई बात। देखो ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा, क्यों हुआ, क्योंकि इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए ना। तो ये 90, ये थीटा, तो अगर मान लो ये फाई एंगल लेते तो फाई प्लस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होना चाहिए था, 180 होना चाहिए। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 में से 90 गया 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो पहली बात ये समझ में आई, ये एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा। क्लियर है ये चीज। अब हमें ये पता लगाना है कि ये एंगल कितना है। अब देखो ये एंगल देखो कितना है, ये क्या ये 90 डिग्री नहीं है। तो इस एंगल को निकालना है तो इस 90 डिग्री में से इसको माइनस किया तो वो क्या आ गया, वापस थीटा आ गया। अब देखो ये हमारा mg है इस तरफ, अब थीटा की डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अभी हमने सीखा ना किसी भी फोर्स का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट, और थीटा के अपोजिट डायरेक्शन वाला साइन कंपोनेंट। तो mg का ये कंपोनेंट तो कितना हो जाएगा, mg cos, और mg का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg sin हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इधर तो हो जाएगा mg cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात। बस ऐसे करना, ये ध्यान में रखना है कि इंक्लाइन प्लेन पे कोई मास m रखा हुआ है तो उसके ग्रेविटेशन फोर्स mg के इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो हो जाएगा mg sin थीटा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में। बस ये ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए।
थीटा की डायरेक्शन में कॉस, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में साइन कंपोनेंट रहता है, ये ध्यान रखना है हमें। ओके, आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखो, अब आगे जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेक्टर के अंदर, वो है, हमने वेक्टर को देखो ऐड करना सीखा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखा। ऐड जब करते हैं तो उसका वेक्टर एडिशन का जो ज्योमेट्रिकल प्रिंसिपल है उसको भी समझा, क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ वगैरह वगैरह होता है। अब इससे आगे बढ़ने के बाद क्या वेक्टर्स को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, तो उसे हम समझते हैं। तो हम क्या लेते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, हम लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कि कोई भी दो वेक्टर है उनको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। कोई भी दो वेक्टर है उनको कैसे मल्टीप्लाई करें, है ना, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। देखो पहला जो पॉइंट है वो सिंपल सा एक पॉइंट है, मतलब इस पूरे कैटेगरी को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो है, पहला देखो कैटेगरी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर्स। एक तो लेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर, कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको वेक्टर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करें, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे मल्टीप्लाई करें। हम ना दो कैटेगरी ले लेते हैं, दो कैटेगरी में भी दो सब कैटेगरी होगी, टोटल तीन हो जाएगी। दूसरा कैटेगरी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर, वेक्टर का वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये दो कैटेगरी अपन देख रहे हैं। और वेक्टर का वेक्टर के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें दो कैटेगरी क्या हो जाएगी, एक तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट और एक होता है डॉट प्रोडक्ट। तो पहले अपन पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जिसको अपन स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। और एक लेंगे अपन वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, जिसको अपन वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दो तरह के देखो प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर के, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर की बात करें, है ना, कि जब कोई स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो कैसे बिहेव करेगी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, बताओ, जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो अगर आप किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई स्केलर क्वांटिटी है a, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो किसी f वेक्टर के साथ, है ना, किसी f वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आउटकम क्या आ जाएगा, दैट क्वांटिटी टाइम्स वेक्टर ही आ जाएगा, है ना। वो जो स्केलर क्वांटिटी है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बढ़ा या घटा देगी लेकिन डायरेक्शन को कोई चेंज नहीं करेगी, है ना।
तो यहां पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल चेंज बट नो इफेक्ट ऑन डायरेक्शन। इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विल चेंज बट नॉट डायरेक्शन, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप के अंदर। किसका मल्टीप्लाई किया हमने, 6 एक स्केलर क्वांटिटी है और ये पूरा क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 12i कैप प्लस 18j कैप प्लस 6k कैप। तो डायरेक्शन कोई चेंज नहीं होगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चेंज हो गया। और कितने गुना हो गया, 6 गुना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, है ना। तो जिस स्केलर क्वांटिटी का हम मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने ही टाइम्स क्या हो जाता है, हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है किसी भी वेक्टर में, वेक्टर प्रोडक्ट में। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। ये होता है कि जब किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, है ना। उसमें प्रोडक्ट कौन सा होता है, एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों तरह के प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर, दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। दो वेक्टर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट लेते हैं फिर लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले ले लिया हमने डॉट प्रोडक्ट के बाद, ऊपर बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को शॉर्ट में बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोलने का कारण क्या है, क्योंकि इससे जो आउटकम आता है, इससे जो आउटकम आएगा वो कैसा होगा, आउटकम कैसा होगा इसका, स्केलर होगा। भाई डॉट प्रोडक्ट को हमने स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि इसका आउटकम क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का आउटकम क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। देखो कैसे होता है डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई वेक्टर ए लिया और कोई दूसरा वेक्टर लिया बी, ये ले लिया कोई वेक्टर ए और ये ले लिया कोई वेक्टर बी। दोनों के बीच में एंगल कितना है, कोई थीटा ले लिया 99 थीटा। कोई दो वेक्टर ए और बी है जिनके बीच में एंगल क्या है, थीटा। जो ए है, ए का मैग्नीट्यूड सिंपली ए है और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी। यहां पे हमें क्या याद रखा है कि जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो ए है और जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि उस वेक्टर की लेंथ, यही तो होता है। यानी कि इसकी लेंथ तो कितनी है, ए, और इसकी लेंथ कितनी है, बी। तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू, देखो बीच में ए और बी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करते समय दोनों के बीच में क्या लगा दिया हमने, डॉट लगा दिया। डॉट यानी कि एक बिंदी लगा दी। तो इन दोनों का जो आउटकम आता है वो क्या आता है, ए इंटू बी। दोनों के मैग्नीट्यूड को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद में किसको ले लो, कॉस थीटा को ले लो। तो ए डॉट बी का आउटकम क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। ये डॉट प्रोडक्ट का आउटकम है। किसका आउटकम है ये, डॉट प्रोडक्ट का। समझ में आई बात,
ए डॉट बी बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। ये इसका डेफिनेशन होता है कि ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या, कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू क्या, कॉस थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, इसको इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह से इसको डिफाइन किया, डिफाइन कर दिया, अच्छी बात है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, और उन दोनों के बीच में एंगल पता होना चाहिए। उस एंगल का कॉस निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, और ए डॉट बी आ जाएगा। समझ में आई बात। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए दो वेक्टर लिए, ए वेक्टर यहां पे ले लिया और दूसरा वेक्टर यहां पे ले लिया। दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल, 60 डिग्री। लेकिन ये जो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये दे रखा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो है 10 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 5। आपको पता लगाना है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। सबसे सिंपल सवाल देखो, डॉट प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। ए डॉट बी का वैल्यू पता लगाना है, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 10 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 है। तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा, ए डॉट बी बराबर क्या, ए बी कॉस थीटा होता है। डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो डिफाइन होता है। अब ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू कितनी है, ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 5, दोनों के बीच में एंगल कितना, कॉस 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इंटू कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो कितना आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। यानी कि इस केस में ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, 25 है। समझ में आई बात। तो ए डॉट बी यहां पर कितना है, 25 है। क्लियर। अब ये डॉट प्रोडक्ट अपन निकाल तो रहे हैं, अच्छी बात है निकाल रहे हैं, लेकिन इस डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है ना। भाई निकाल रहे हैं पर कोई सेंस तो होना चाहिए ना निकालने का, या ऐसी हवा में निकाल रहे हैं, कोई ना कोई सेंस होगा तभी तो निकाल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। क्या देखते हैं अपन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये सेंस क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट प्रोडक्ट वाकई में। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो वेक्टर में अपन कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ में उसका क्या ले लेते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग लेते हैं या नहीं लेते हैं। भाई वो है क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात तो पता हो। नहीं, वो बात ही अगर नहीं पता तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। तो डॉट प्रोडक्ट का भी हम यहाँ पे क्या लेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम जब डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्यों यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में ये पार्ट हमें समझाएगा सिखाएगा। जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए लिया और ये ले लिया कोई वेक्टर बी। दो वेक्टर ले लिए हमने ए और बी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर है बी। ध्यान से समझना, ए की जो लेंथ है वो तो है ए, और जो बी की लेंथ है वो क्या है, कोई बी है। ए की लेंथ कितनी है
ए वेक्टर ए की लेंथ और वेक्टर बी की लेंथ कितनी है, बी। हम यहां पे क्या पता लगाना चाहते हैं कि ए डॉट बी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, बी से परपेंडिकुलर निकाल देते हैं ए पे और एक परपेंडिकुलर निकाल देते हैं ए से बी पे। ऐसा क्यों कर रहे हैं इसको समझेंगे अभी अपन। हमने क्या किया, बी से एक तो ए पे परपेंडिकुलर निकाल दिया और ए से किस पे निकाल दिया, बी पे एक परपेंडिकुलर बना दिया। अब देखो यहां पर अगर मैं एक टॉर्च रखूं, क्या रखूं, यहां पे एक टॉर्च रखें तो टॉर्च से ऐसे लाइट आएगी, है ना। ये जब टॉर्च से लाइट आएगी तो ये अगर अपन ये देखें कि बी जो है ए पे कितनी शेडो बना रहा है, तो हमें ये वाला जो शेडो है ये बी का ए पे नजर आएगा नहीं आएगा, इतना शेडो जो बी इतना है यहां पे टॉर्च पड़ी होगी तो ये जो वाला पार्ट होगा ये क्या होगा, शेडो ऑफ बी ऑन ए होगा। ये जो इतना पार्ट है वो इसको क्या बोलेंगे, शेडो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, ऐसा बोलेंगे। और इसी तरह से अगर हम यहां पे टॉर्च रख दें, कहां पे, यहां पे टॉर्च रखें और उस टॉर्च से चेक करें कि ए की शेडो बी पे कितनी होगी, तो इस केस में देखो ये वाला जो पार्ट है ये वाला इतना इतना, इसको क्या बोलेंगे, ये ए की शेडो हो जाएगी बी पे, ये क्या कहलाएगी, शेडो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। होगी या नहीं होगी, समझ में आई बात। अब देखो ये शेडो की वैल्यू निकालते हैं अगर अपन अगर ये देखें शेडो ऑफ बी ऑन ए, शेडो शेडो ऑफ बी वेक्टर ऑन ए देखें तो इसकी देखो वैल्यू कितनी आती है। ये जो लेंथ है, हमने देखो अभी कंपोनेंट वाला पार्ट सीखा था ना कि कोई भी वेक्टर के कंपोनेंट्स वगैरह कैसे निकालते हैं, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, इस लेंथ को अगर अपन निकालेंगे तो बी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ये बी वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, बी कॉस थीटा। इसी तरह से ए वेक्टर का थीटा की डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, होएगा नहीं होएगा। ये लेंथ देखो, ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये तो है लेंथ बी, इस बी का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो गया, कॉस, तो ये कितनी आ जाएगी लेंथ, बी कॉस थीटा। इसी तरह से ए का थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, तो ये लेंथ तो आ गई बी कॉस थीटा और ये लेंथ क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा आ जाएगी। तो शेडो ऑफ बी ऑन ए, शेडो ऑफ बी ऑन ए ये तो कितनी आ गई, बी कॉस थीटा। आई या नहीं आई बताओ, आई या नहीं आई। बी कॉस थीटा को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, बी कॉस थीटा को, बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा अपॉन ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन में ए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। वेक्टर ए अपॉन इट्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैप, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए कैप डॉट बी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो देखो शेडो ऑफ बी ऑन ए निकालना हो तो वो कैसे आएगी, बी कॉस थीटा आएगी, या फिर ए बी कॉस थीटा अपॉन ए, या फिर ए डॉट बी अपॉन ए, या फिर वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये इतनी क्वांटिटी ए कैप, तो ए कैप डॉट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। तो ये तो क्या होगी, शेडो ऑफ बी ऑन ए। इसी तरह से अगर शेडो ऑफ ए ऑन बी देखें, शेडो ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए कॉस थीटा। ये कितनी है, ए कॉस थीटा है ना, तो इसको क्या लिख देंगे अपन, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा अपॉन बी। ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा अपॉन बी लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में बी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी कैप, लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब फिजिक्स में कहीं पे भी जब किसी एक क्वांटिटी की शैडो को हमें किसी
दूसरी क्वांटिटी के ऊपर निकालना है तो वहां पे वेक्टर के कौन से प्रोडक्ट का यूज होगा? डॉट प्रोडक्ट का। समझ में आई बात? डॉट प्रोडक्ट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एक क्वांटिटी की शैडो को दूसरी क्वांटिटी के ऊपर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं ना? तो फिजिक्स में कहीं पे भी ये नोट हो जाएगा कि इन फिजिक्स, नोट ये क्या है? इन फिजिक्स, इन फिजिक्स when shadow of one physical quantity is required on another, then dot product is used। जब एक फिजिकल क्वांटिटी की शैडो दूसरी पे चाहिए होती है तो क्या करते हैं हम? डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। समझ में आई बात? ये चीज ध्यान में रखनी है। ओके, क्लियर ये चीज? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डॉट प्रोडक्ट का? शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर, दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट, अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना हो आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच, तो वो कैसे आएगा? तो नेक्स्ट देखते हैं डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप। हमें क्या देखना है? आई कैप, जे कैप एंड के कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट देखना है। जैसे ये वेक्टर हो गया कोई आई कैप एक्स एक्सिस की तरफ, ये वेक्टर हो गया वाई एक्सिस की तरफ जे कैप, और ये वेक्टर हो गया जे कैप। ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप। ये तीन वेक्टर है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। तीनों क्या होते हैं? एक्स वाई और जेड डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर है या नहीं है? और तीनों के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। समझ में आई बात? और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 111। तो सबसे पहले देखो, अपन देखना चाहते हैं आई कैप डॉट आई कैप, है ना? सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं आई का आई के साथ। देखो आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, चेक करें क्या होगा। देखो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। आई का आई के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। आई और आई के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1। इस आई का मैग्नीट्यूड कितना? 1। दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 हो गया। तो आई डॉट आई की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी? 1 इंटू कॉस 0 कितना हो गया? 1। 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। तो आई डॉट आई कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह से जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा? के डॉट के भी कितना हो जाएगा? तो ये तीनों के ऑब्जर्वेशन देखें तो आई डॉट आई बराबर होता है जे डॉट जे बराबर होता है के डॉट के, और तीनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम, कितना? 1 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं आई का जे के साथ करूं, आई का किसके साथ? आई डॉट जे करता हूं, तो इस केस में आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना है? कितना है? 90 डिग्री है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है ना? cos 90 तो कितना होता है? 0। तो आई डॉट जे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया बात? आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट के भी क्या होगा? 0। बाकी जितने भी कॉम्बिनेशन है
आई के जे के साथ, जे के साथ, के आई के साथ, उन सभी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 ही होगा। समझ में आई बात? ठीक है। रेस्ट ऑल कॉम्बिनेशन गिव 0 डॉट प्रोडक्ट। रेस्ट ऑल कॉम्बिनेशंस gives 0 dot product between I cap, J cap and K cap। I cap, J cap और K cap के बीच में जितने भी सारे कॉम्बिनेशंस होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ आई बात? ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में अपन को कुछ और एक सवाल करने हैं, है ना, और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इस वेक्टर चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।